हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 7 की बुक से सेलिना की बुक से चैप्टर 7 एलर्जी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. The concept of allergy was originally introduced in 1906 by Viennese pediatrician Clemens von Perquet. तो एलर्जी 1906 में डिफ़ाइन हुआ था और उसे किया था वेनिस पेडिट्रिशियन क्लेमेंस वॉन पर्क्वेट ने. After he noticed that some of his patients were hypersensitive to normally harmless substances such as dust, pollen or some foods, जिसके बाद उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने ये टर्म उन्होंने तब निकाला जब उन्होंने नोटिस किया कि उनके कुछ पेशेंट्स नॉर्मल चीज़ों से मतलब नॉर्मल चीज़ें इनमें नॉर्मल चीज़ों के कांटेक्ट में आने से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रही है, जैसे कि डस्ट, पोलेंस और या फिर सम फूड्स. पर्क्वेट ने इसको एलर्जी डिफाइन किया और ग्रीक में इसका नाम था अदर वर्क. All forms of hypersensitivity were classified as allergy and all were thought to be caused by an improper activation of the immune system. सारे जो भी कभी भी अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो रही थी तो उन्हें वो एलर्जी की तरह क्लासिफाई करते थे और माना जाता था कि वो इम्प्रॉपर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम के वजह से हुई है. Allergy, also known as allergic diseases, are a number of conditions caused by hypersensitivity. Hypersensitivity of one's immune system to something in the environment that usually causes no adverse effects to most other people. एलर्जीज़ को एलर्जिक डिजीज़ भी कहा जाता है और कुछ कंडीशंस जो कि हाइपर सेंसिटिविटी से होते हैं उनमें से कुछ इम्यून सिस्टम उनमें से हाइपर सेंसिटिविटी में से कुछ होते हैं जिनमें से इम्यून सिस्टम किसी के साथ कांटेक्ट में आने से एडवर्स इफ़ेक्ट्स नहीं करता है, मतलब बाकियों की तरह उनका इम्यून सिस्टम उसके कांटेक्ट में आने से रिएक्ट नहीं करता है. और उन एलर्जीज़ का नाम है फीवर, डर्मेटाइटिस, एस्थमा, फूड एलर्जीज़ एक्सेट्रा. The substances that cause allergies are called allergens. तो जिन चीज़ों से हमें एलर्जी होती है उन्हें हम कहते हैं एलर्जेंस. पीपल शो एलर्जिक रिएक्शन टू डिफरेंट एलर्जेन. ऐसा नहीं है कि हर आदमी को सेम ही एलर्जन से एलर्जी होगी. जैसे कि अगर किसी को पोलन से है तो ये नहीं कि बाकी सबको भी पोलन से ही होगी. सबको अलग अलग एलर्जन से होती है, मतलब सबको अलग अलग से होती है. जैसे किसी को पोलन से, किसी को सम काइंड ऑफ फूड से. ओके, सो a few common allergens are dust, spores, pollen, insect stains, certain types of clothes, food, etc. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एलर्जेंस के. एंड in an attempt to protect our body from these allergens, our immune system produces immunoglobulin proteins. और इन एलर्जेंस से हम प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है, वो रिलीज़ करता है, दैट आर स्पेसिफिक टू द एलर्जन, जो एलर्जन की तरफ स्पेसिफिक होते हैं. These protein first bind to the allergen and then to white blood cells present in the body. ये प्रोटीन सबसे पहले एलर्जन के ऊपर बाइंड करते हैं, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स पे बाइंड करते हैं हमारी बॉडी में. These binding triggers the release of an inflammatory chemical called histamine. इसके बाद हमारे एक हिस्टामाइन रिलीज़ होता है. It is the histamine which shows allergic symptoms like inflammation, skin rash and constriction of the bronchioles as in asthma. जब हिस्टामाइन रिलीज़ होता है तब हमें सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि बॉडी में कहीं पे फूल जाना, रैशेस होना. और जब एस्थमा होता है तो हमारे लंग्स के ब्रोंकियोल्स फूल जाते हैं जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है.
Allergies are common throughout the world, but more common in developed nations. Above 20% of the people are affected by allergic rhinitis, running nose. एलर्जी पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, लेकिन वो ज़्यादा कॉमन है डेवलप्ड नेशंस में, और 20% से ज़्यादा लोग एलर्जी से रिनिटिस एलर्जी से एलर्जिक हैं. रिनिटिस मतलब रनिंग नोज. अबव 6% ऑफ पीपल हैव एटलीस्ट वन फूड एलर्जी एंड अबव 20% हैव एलर्जिक डर्मेटिटिस एट सेम पॉइंट इन लाइफ. 6% से ज़्यादा लोग को कम से कम एक फूड एलर्जी होती है और 20% से ज़्यादा लोग को एलर्जिक डर्मेटिटिस होता है. Depending on the country, about 1 to 18% of people have asthma. कंट्री पे डिपेंड करते हुए कम से कम 1 से 18% तक की लोगों को एस्थमा होता है. Rates of many allergic diseases appear to be increasing with increasing number of fast foods. एलर्जिक डिसीज़ेस बढ़ते जाते हैं जैसे ही हमारा कंज्यूमिंग अमाउंट ऑफ फास्ट फूड बढ़ता जाता है. सिंथेटिक फैब्रिक्स, पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट एक्सेट्रा. जब जैसे कि अगर हम फास्ट फूड या सिंथेटिक फैब्रिक्स, पॉल्यूटेंट्स ये सब से अगर हम एलर्जिक है और अगर ये बढ़ता जाएगा हमारे बॉडी से कांटेक्ट में, ये जितना ज़्यादा आता जाएगा उतना हमें ज़्यादा एलर्जी होगी. एंट्री रूट्स ऑफ एलर्जेंस. एलर्जेन कहाँ से एंट्री करते हैं? तो उनके 3 मेन एंट्री पॉइंट्स है, जो कि है स्किन, माउथ एंड नोज़. So let's study about skin first. Skin. Substances that come in contact with skin, such as latex, certain types of clothes, insect bites, etc., are common causes of allergic reaction. तो जो सब्सटेंसेस हमारे स्किन से कांटेक्ट होते हैं वो कॉमन कॉजेज़ है एलर्जिक रिएक्शन के, जैसे कि लेटेक्स, कुछ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, इंसेक्ट बाइट्स, एक्सेट्रा. Mouth. A wide variety of foods can cause allergic reactions, but 90% of allergic response to food are caused by cow's milk, soya, eggs, wheat, peanuts, fish and shellfish. एक वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत सारे फूड एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन 90% एलर्जी जो होती है फूड से वो होती है काऊ के मिल्क से, सोया से, एग से, व्हीट से, पीनट से, फिश से और शेलफिश से. Other food allergies affecting less than 1% per 10,000 population. और जो बाकी फूड से एलर्जी होती है वो 1% को होती है 10,000 पॉपुलेशन में, और उन्हें हम रेयर कह सकते हैं. द अकरेंस रेट ऑफ एलर्जीज डिफ़र बिटवीन अडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस. एलर्जी चिल्ड्रन में, अडल्ट्स में, इन दोनों का रेट कम ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कि वो बच्चे हैं कि बड़े हैं. Milk protein allergies are most common in children. Some people are unable to tolerate milk from goats or even sheep, even cows, and many also unable to tolerate dairy products such as cheese. Milk protein mostly बच्चों में कॉमन होता है, बेबीज़ में कॉमन होते हैं, क्योंकि वो खाली मिल्क कंज्यूम करते हैं, और कुछ लोग मिल्क को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं गोट से, शीप से और काउस से भी, और कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खा पाते हैं, उन डेयरी प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है, जैसे कि चीज़. रफली 10% ऑफ चिल्ड्रेन विथ मिल्क एलर्जी विल हैव अ रिएक्शन टू बीफ. मतलब कम से कम 10% चिल्ड्रेन में मिल्क एलर्जी होगी और वो बीफ से भी रिएक्शन करेंगे. बीफ कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन काउज मिल्क. तो जितने भी बच्चों को एलर्जी है मिल्क से, उनमें से 10% को मिल्क एलर्जी होगी, और वो बीफ से भी थोड़ा एलर्जिक होंगे, क्योंकि बीफ में थोड़ा सा प्रोटीन का अमाउंट होता है जो कि काउज मिल्क में भी प्रेजेंट होता है.
Nose. Pollen, spores, dust particles and certain chemicals find entry through the nose. नोज़ में हम पोलन स्पोर्स, डस्ट पार्टिकल और कुछ केमिकल्स हमारे नोज़ से एंट्री करते हैं जिससे कि हमें एलर्जी होती है. वो एलर्जेंस कफिंग, स्नीजिंग, रनिंग नोज, इचिंग एंड वाटरिंग इन आईज, ये सिम्टम्स हमें मिलते हैं जब नोज़ से एंट्री होती है एलर्जेंस की. Sign and symptoms of allergies. Some allergens such as dust or pollen are airborne particles. कुछ एलर्जन जैसे कि डस्ट या फिर पोलन वो एयर में होते हैं. In these cases symptoms arise in areas in contact with air such as eyes, nose and lungs. तो कुछ एलर्जेंस होते हैं जो एयर में होते हैं. ठीक है, तो ये सब वहाँ से एंट्री करते हैं जहाँ से हमारे ओपन बॉडी पार्ट्स जैसे कि आईज़, नोज़ या माउथ, ये सब एयर के कांटेक्ट में आते हैं. तो ये सब हमारी बॉडी में वहाँ से एंटर करते हैं. कुछ सिम्टम इनहेल्ड एलर्जन के हैं: इरिटेशन ऑफ नोज़, स्नीजिंग, कफिंग एंड वीजिंग, रेड एंड वाटरी आइज़, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन लंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. कुछ एग्जाम्पल है एलर्जी के: नोज़ में इरिटेशन होना, छींकना, खांसना, वीजिंग, रेड और वाटरी आइज़, म्यूकस ज़्यादा बनना लंग्स में और ब्रेथ की शॉर्टनेस होना. Apart from these allergens, allergic reaction can result from food, insect bites, and reaction to medications like aspirin and antibiotics such as penicillin. इन सब एलर्जेंस के सिवाय हमें अडल्ट्स मतलब हमें फूड से एलर्जी होती है, इंसेक्ट बाइट से एलर्जी होती है और मेडिसिन से एलर्जी होती है लाइक एस्पिरिन और कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन. Symptoms of food allergy include abdominal pain, bloating, vomiting, diarrhea, itchy skin and swelling of skin. Symptoms of food allergy है abdominal pain, पेट के नीचे में दर्द होना, bloating, vomiting, diarrhea, itchy skin and swelling of skin, skin में swelling आ जाना. Food allergies rarely cause respiratory reactions, मतलब asthmatic reactions. Respiratory reaction मतलब lungs में reaction. Insect bite and reactions to antibiotics and certain medicines produce a systematic allergic response that is also called anaphylaxis. इंसेक्ट बाइट्स और रिएक्शन एंटीबायोटिक्स को मतलब और कुछ मेडिसिन्स को कुछ एक सिस्टमेटिक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है उससे, जिसको हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं. तो जब हमें इंसेक्ट बाइट्स, एंटीबायोटिक्स और कुछ मेडिसिन से एलर्जी होती है उसे हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं. देयरफॉर बिफोर administering these medication, a doctor or nurse asks the patient if she is allergic to any of them. तो जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट को मेडिसिन देता है तो वो हमेशा पूछता है कि कहीं उसे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है. So types of allergy: food allergy, name of allergen milk, wheat, seafood, nuts, और symptoms है, ये symptoms है. and seasonal allergy spring, summer, winter में होती है. और पोलन से होती है, पोल्यूटेंट से होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और प्रेजेंट इन स्मॉग, कॉमन इन नॉर्दर्न सिटीज़ ऑफ इंडिया. और ये सिम्टम्स हैं. और डस्ट एलर्जी डस्ट पार्टिकल से होती है और उससे हमें एस्थमा होता है. ड्रग्स पेनिसिलिन से होता है. और डायरिया, नोज़िया और हाइव्स.
During anaphylaxis, multiple organ systems can be affected, including the digestive system, the respiratory system and circulatory system. Anaphylaxis जब हमें होता है तो बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में से, सर्कुलेटरी सिस्टम में से और डाइजेस्टिव सिस्टम में से. तो डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ सीवियरिटी, एनाफिलैक्सिस कैन कॉज लोकल स्किन रिएक्शंस एंड एरिया ऑफ स्किन रेडनेस ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर इन साइज. तो जितना ज़्यादा एनाफिलैक्सिस होगा, जितना कम होगा, उस पे डिपेंड करते हुए हमें कुछ लोकल स्किन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि स्किन पे रेडनेस हो जाना, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा में रेडनेस हो जाना, रैशेस हो जाना और स्वेलिंग हो जाना स्किन के अंदर, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, लो ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा. लंग्स के ब्रोंकियल्स में ज़्यादा कफ जमा हो जाना, ब्लड प्रेशर लो होना, और ये सब रिएक्शंस हमें हमारी बॉडी को सडनली ट्रिगर करते हैं. Some common allergic reactions. Hay fever is usually caused by reaction to pollen and is therefore particularly common when flowers are open. Many people suffer from it. The lining of nasal cavity becomes sensitive and inflamed and produces a large amount of mucus, so the affected person suffers from running nose and sneezing. The eyes may be affected in some way, becoming itchy, sore and weepy. तो हे फीवर यूजुअली कब होता है? जब पोलन ग्रेन से हमें होता है रिएक्शन, एलर्जी, और इसलिए वो तब होता है जब फ्लावर्स ओपन होते हैं, क्योंकि पोलन वहीं से आते हैं. बहुत सारे लोग उससे सफ़र करते हैं. द लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी बिकम सेंसिटिव एंड इन्फ्लेम्ड एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस. जो नेजल कैविटी की लाइनिंग है वो सेंसिटिव हो जाती है और फूल जाती है और बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती है. तो जो पर्सन है वो रनिंग नोज से सफ़र करता है और स्नीजिंग से सफ़र करता है, छींकने से सफ़र करता है. द आइज़ में बी अफेक्टेड इन द सेम वे, बिकमिंग इची, सोर एंड वीपी. आइज़ भी खुजली लगने लगेगा आइज़ में, और वो उसमें से पानी निकलेगा. आइज़ भी इस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है. When a person reacts adversely to a substance in the way, we say he is allergic to it. जब कोई पर्सन किसी नॉर्मल चीज़ से रिएक्ट करता है तो हम बोलते हैं वो पर्सन उस चीज़ से एलर्जिक है. एस्थमा इज़ मोर सीरियस. एस्थमा हे फीवर से ज़्यादा सीरियस है. द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकियोल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो लंग्स में जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और उसमें उसके ऊपर म्यूकस जमा होने लगता है. सो द ट्यूब्स गेट नैरोअर. तो जो ट्यूब्स होते हैं वो पतले होते जाते हैं. दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन टू ब्रीथ. तो जब ब्रोंकियोल्स में एयर पास होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो पतले हो जाते हैं, तो उसमें से हवा इजीली पास नहीं हो पाती है. तो इंसान को ब्रीथ करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से वो वीज़ करता है. The attacks are often brought on by pollen or dust or occasionally by some kind of food to which the person is allergic. Asthmatic attack जो होता है वो कभी कभी पोलन और या डस्ट से होता है, और ओकेजनली कभी कभी वो कुछ तरह के फूड से भी होता है. In some people, the attacks become worse because of their nervousness or worry. कुछ लोगों में अटैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो नर्वस होते हैं या फिर उन्हें किसी चीज़ की चिंता होती है. Asthma can be treated with drugs which make the bronchial muscle relax so the tubes widen, allowing air to breathe in and out of the lungs more easily. आस्थमा ड्रग्स मतलब दवाइयों से ठीक करी जा सकती है, जो कि ब्रोंकियोल्स के मसल्स को रिलैक्स करती है. तो ट्यूब्स वाइडन हो जाते हैं, ट्यूब थोड़े खुल जाते हैं, जिसमें से हवा इजीली पास होती है और इंसान अच्छे से ब्रीथ कर पाता है. नंबर 3, हाइव्स.
Hives is an outbreak of swollen, pale, red bumps or patches on skin that appears suddenly due to an allergic reaction to certain allergens like medicine or food. Hives तब होता है जब हमारी स्किन पे कोई swollen, pale, red bumps या patches वो फूट जाते हैं, उसमें कट आ जाता है. तो स्किन वैसी ऐसी रेड रेड क्यों दिखती है? क्योंकि किसी फूड के एलर्जिक रिएक्शन से या फिर मेडिसिन से. Number 4. Anaphylaxis. Anaphylaxis is a sudden allergic reaction resulting in decreased blood pressure and shortness of breath. Anaphylaxis तब होता है जब हमें ब्लड प्रेशर कम होता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. The nature of anaphylaxis is such that the reaction can seem to be subsiding but may recur थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम. एनाफिलैक्सिस एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है और वो सबसाइडिंग दिखता है. प्रिकॉशंस टू अवॉइड एलर्जिक रिएक्शन. प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए एलर्जिक रिएक्शन अगर हमें होता है, तो अभी हम वो पढ़ेंगे. देयर इज़ नो परमानेंट क्योर फॉर एन एलर्जी. अब एलर्जी को ठीक करने के लिए कोई परमानेंट दवाई नहीं है. मेडिकेशन फॉर एलर्जीज डू गिव रिलीफ. एलर्जी के लिए हमें दवाई लेने से हमें आराम मिलता है, लेकिन वो एलर्जी ठीक नहीं होती है. दोज पीपल प्रोन टू एलर्जिक रिएक्शन शुड बी अवेयर ऑफ द एलर्जन दैट ट्रिगर दीज रिस्पॉन्सेज इन देयर बॉडीज एंड अवॉइड देम कम्प्लीटली. जिन चीज़ों से एलर्जी है उन्हें वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अच्छे से और उनसे दूर रहना चाहिए. स्पेशली फूड एंड मेडिसिन. और स्पेशली जिन्हें फूड और मेडिसिन से एलर्जी है उन्हें तो और ही फूड और मेडिसिन से दूर रहना चाहिए. एंटी एलर्जी शॉट्स आर हेल्पफुल टू दोज विद सीजनल एलर्जी लाइक दोज कॉज्ड बाय पोलन. एंटी एलर्जी शॉट्स तब हेल्पफुल होते हैं जब हमें सीजनल एलर्जी होती है, जैसे कि जो कि पोलन से होती है. डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग एलर्जी शुड बी कंसल्टेड व्हेन एलर्जी इज सीवियर. जब एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डॉक्टर जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं ट्रीटिंग एलर्जीज़ में, उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए. Diagnosis of allergy. Effective management of an allergy disease relies on the ability to make an accurate diagnosis. तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट एलर्जिक डिजीज़ वो रिलीव करता है, एक्यूरेट डायग्नोसिस एबिलिटी को वो रिलीज़ करता है. एलर्जी टेस्टिंग कैन हेल्प कन्फर्म और रूल आउट एलर्जी. एलर्जी टेस्टिंग हमें कन्फर्म करने में हेल्प करती है कि हमें क्या चीज़ से एलर्जी हुई है और हमें क्या करना चाहिए. करेक्ट डायग्नोसिस, काउंसलिंग एंड अवॉइडेंस advice based on valid allergy test reduces the incidence of the symptoms and need for medications and improve quality of life. जब हम एलर्जी टेस्ट करते हैं तो फिर करेक्ट डायग्नोसिस करते हैं, करेक्ट काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर से अच्छे से अवॉइड करते हैं, एडवाइस बेस्ड वैलिड एलर्जी एडवाइस लेते हैं और उससे हमारी एलर्जी कम होती है और उससे हमें रिलीफ मिलता है. To assess the presence of allergen-specific antibodies, two different methods can be used. 2 different method यूज़ हो सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि हमें कौन से एलर्जन से एलर्जी है. नंबर 1 स्किन प्रिक टेस्ट या फिर एलर्जी ब्लड टेस्ट. ये दोनों है जिनसे हम एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं. बोथ मेथड्स आर इक्वली वैलिड एंड आर रिकमेंडेड फॉर डायग्नोसिस. दोनों मेथड अच्छे से वैलिड हैं, दोनों एकदम ठीक हैं, दोनों से हम टेस्ट कर सकते हैं और डायग्नोसिस के लिए वो रिकमेंडेड होते हैं. स्किन प्रिक टेस्ट. सबसे पहले हम स्किन प्रिक टेस्ट पढ़ेंगे. तो स्किन प्रिक टेस्ट क्या है? स्किन प्रिक टेस्ट को पंचर टेस्टिंग भी माना जाता है या फिर प्रिक टेस्टिंग भी माना जाता है, क्योंकि वो टाइनी पंचर मतलब कुछ स्किन में ऐसे कुछ स्किन में ऐसे पंचर किए जाते हैं. मतलब पंचर मतलब ऐसे हम छेद करते हैं स्किन में कुछ थोड़े छोटे. अ स्मॉल प्लास्टिक और मेटल डिवाइसेस यूज्ड टू पंचर और
prick the skin. एक छोटा सा मेटल या प्लास्टिक डिवाइस यूज़ होता है स्किन में ऐसे पिन करने के लिए, छेद करने के लिए, या फिर पंचर या प्रिक करने के लिए. Sometimes the allergen are injected intradermally into the patient's skin with a needle and syringe. कभी कभी इंजेक्शन या सिरिंज से हमारी बॉडी के अंदर एलर्जन डाला जाता है. किसी सिरिंज या इंजेक्शन से हमारी बॉडी के अंदर वो एलर्जन डाला जाता है देखने के लिए कि क्या हम उससे एलर्जिक है या नहीं है, जैसे कि पोलन, ग्रेन, इंसेक्ट स्टिंग प्रोटीन्स या फिर पीनट एक्सट्रैक्ट. ये सब हम स्किन पे मार्क कर देते हैं कि हमने कहाँ पे कौन सा एलर्जन डाला है. ये देखिए, दिस इज़ अ स्किन प्रिक टेस्ट. यहाँ पे ये लोग पंचर, स्किन को पंचर करके इंजेक्शन से या किसी चीज़ से अंदर में ये एलर्जेंस को अंदर में डाल देते हैं. यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल एलर्जन डाला है, डॉग का एक्सट्रैक्ट डाला है, कैट का एक्सट्रैक्ट डाला है, डस्ट डाला है यहाँ पे, और पोलन ग्रेन डाला है यहाँ पे. एरियाज फॉर टेस्टिंग इंक्लूड द इनसाइड ऑफ फोर आर्म एंड द बैक. तो कहाँ पे टेस्ट होता है? फोर आर्म में टेस्ट होता है और बैक पे टेस्ट होता है. इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू द सब्सटेंस देन अ विजिबल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विल यूजुअली अकर अबाउट इन 30 मिनट्स. अगर कोई पर्सन किसी चीज़ से एलर्जिक है तो 30 मिनट्स के अंदर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. जैसे पोलन से इसको एलर्जी होगी, इसीलिए 30 मिनट्स के अंदर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है. This response will range from slight reddening of the skin to a full-blown hive in more sensitive patients, similar to a mosquito bite. ये मॉस्किटो बाइट के जैसा फूल जाएगा और यहाँ पे रेड हो जाएगा अगर हम उससे एलर्जिक होंगे तो. Some patient may believe that they have demonstrated their own allergic sensitivity. यहाँ पे स्किन प्रिक टेस्ट दिखाया है. Now, sensitivity from observation, but a skin test is always better. तो पेशेंट कभी कभी बिलीव करते हैं कि उन्हें उनके एलर्जिक सेंसिटिविटी, मतलब वो उनकी ओन एलर्जिक सेंसिटिविटी है ऑब्जर्वेशन से, लेकिन स्किन प्रिक टेस्ट ऑलवेज बेटर होता है. Blood testing. An allergy blood test is a quick and simple and can be ordered by a licensed healthcare provider. एलर्जी ब्लड टेस्ट क्विक और सिंपल होता है और हमेशा एक लाइसेंस हेल्थ केयर प्रोवाइडर से किया जाता है. एग्जाम्पल एलर्जी स्पेशलिस्ट से. Unlike skin prick test, testing a blood test can be performed irrespective of age, skin condition, medication, symptom, disease, activity and pregnancy. स्किन प्रिक टेस्ट एज में नहीं, एज को देख के नहीं की जाती, वो किसी भी एज में करी जाती है. किसी भी स्किन कंडीशन, किसी भी मेडिकेशन, किसी भी सिम्टम, कोई भी डिजीज़, एक्टिविटी और प्रेगनेंसी में भी वो की जाती है. एन एलर्जी ब्लड टेस्ट इज़ अवेलेबल थ्रू मोस्ट लैबोरेटरीज. एक एलर्जी ब्लड टेस्ट मोस्ट लैबोरेटरीज़ में अवेलेबल होता है. A sample of the patient's blood is sent to the laboratory. थोड़ा सा पेशेंट का ब्लड लैबोरेटरी में सेंड किया जाता है एनालिसिस के लिए, उसे देखने के लिए, चेक करने के लिए. और बहुत सारे एलर्जन एक सिंगल ब्लड सैंपल से डिटेक्ट किए जा सकते हैं. एलर्जी ब्लड टेस्ट बहुत ही सेफ होता है, सिंस द पर्सन इज़ नॉट एक्सपोज टू एनी एलर्जन ड्यूरिंग टेस्टिंग प्रोड्यूसर. तो ब्लड टेस्टिंग बहुत ही सेफ होता है क्योंकि उसमें हम ब्लड के अंदर कोई एलर्जन नहीं डाल रहे, हम ब्लड को बाहर डाल के उसमें एलर्जन डालते हैं. The test measures the concentration of specific antibodies in the blood. The quantitative allergy blood result can help determine what a patient is allergic to, help predict and follow the disease development, estimate the risk of severe reaction, and explain cross-reactivity. टेस्ट मेजर्स कंसनट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड. तो ब्लड में हम
टेस्ट में हम जब एलर्जन डालते हैं तो ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसे देख के हम देखते हैं कि क्या चीज़ से हम एलर्जिक हैं। तो ये ब्लड टेस्ट हमें हेल्प करता है देखने के लिए कि हम कौन से एलर्जन से एलर्जिक हैं, और इसमें मतलब ये सेफ़र भी है क्योंकि इसमें हम बाहर में एलर्जन डालते हैं, ना कि ब्लड के अंदर एलर्जन डालते हैं। ब्लड हम बाहर निकाल के एलर्जन डालते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर. In the next video, I will be providing with the question answer of this chapter. So please subscribe to my channel, like and share if you liked it, and for then, bye bye.